लास्ट क्लास में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था। यस सर। और ज्योमेट्रिकली वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं ये बताया था। यस सर। और वेक्टर एडिशन के दो फॉर्मूले डिराइव किए थे। यस सर। याद है कुछ? यस सर। उन दोनों फॉर्मूले में एक रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था और दूसरा रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन का फॉर्मूला था। याद है? फॉर्मूला कुछ ऐसा था, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। बताया था इसको। यस सर। यस सर। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। 1। और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। तो कॉस थीटा +1 से -1 के बीच होगा, है ना? यस सर। तो कॉस थीटा की वैल्यू जब +1 पुट करोगे तो मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा की वैल्यू +1 पुट करोगे तो ये रूट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलना भाई। यस सर। और जब -1 पुट करोगे तो या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या उसको b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। यस सर। तो जब cos थीटा -1 पुट करेंगे तो ये या तो मॉड ए माइनस मॉड बी होगा या मॉड बी माइनस मॉड ए होगा। डिपेंड करता है मॉड ए मॉड बी में बड़ा कौन है। यस सर। यस सर। तो कोई भी दो वेक्टर मिलके जो रिजल्टेंट वेक्टर बनाएगा उसका हमेशा यही रेंज होगा। ये रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। कब होगी? जब cos थीटा की वैल्यू 1 है। cos थीटा की वैल्यू 1 है मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है ना? और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल हैं। यही मतलब हो गया ना? यस सर। और ये मिनिमम वैल्यू है। ये मिनिमम वैल्यू कब होगी? व्हेन cos थीटा इज -1। cos थीटा -1 कब होता है? थीटा 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री हो। इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। तभी ऐसा हो सकता है ना। चमका कुछ? यस सर। यस सर। इसको कॉपी कर लो पहले फिर आगे।
हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ जल्दी से 1 मिनट के अंदर। बोलो, आया जल्दी। Yes, sir. क्या आया? So B option. बाकी किसी को कुछ आया? Should be option. और कोई? सबने अटेम्प्ट कर लिया? सबने अटेम्प्ट कर लिया या अभी भी बचा हुआ है किसी का? चलो देखो, तो अभी सीखा था 10 और 6। 10 और 6 मिलके मिनिमम क्या बना सकता है? 4 न्यूटन अभी देखा था, A-B। और मैक्सिमम Yes. कितना? 16 न्यूटन। तो 4 और 16 के बीच कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन देम।
बट 4 से छोटा नहीं हो सकता है और 16 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। कॉमन सेंस है। Yes, sir. पक्का। आगे बढ़ो। किसी को इसमें कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। दो वेक्टर का सम अगर 0 है, इसका क्या मतलब है? थीटा इज 180। हाँ, दोनों इक्वल अपोजिट है, इसका यही मतलब है। Yes, sir. यस सर। अगर तीन वेक्टर का सम 0 है, इसका क्या मतलब है? सर दो वेक्टर एक साइड में जा सकता है और दूसरा वेक्टर ऑपोजिट साइड में जा सकता है 180 डिग्री वेरी में। गुड। तो अगर तीन वेक्टर का सम 0 है, इसका मतलब है कि उस तीन में से किसी भी दो वेक्टर का सम, कोई भी दो ले, जैसे ए बी सी है, तो ए बी सी में से कोई भी दो ले लो, इधर ए बी बी सी सी है कोई भी, तो किसी भी दो का सम तीसरा के इक्वल अपोजिट जरूर होगा, है यस। ना? कोई डाउट? बोल भाई। नो सर। ये क्वेश्चन करो, देखो इसमें कौन दिमाग लगाता है। इसको कोशिश करो। सर रिटर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है? रिजल्टेंट 0, जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया, मतलब रिजल्टेंट 0। 0।
बोलो हुआ कुछ? हाँ सर। कैसे हुआ? सर मैंने 2 वेक्टर लिया और उनका हाँ। जो सबसे कम रहेगा पॉसिबल मैग्नीट्यूड और जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो कंपेयर किया। फिर किया तो ऑप्शन बी आ रहा है। सर हम लोग 3 वेक्टर एक साथ लेके कर सकते हैं क्या? 3 वेक्टर को एक बार में ऐड करना आता है आपको? सर उनका मैक्सिमम आउटपुट के हिसाब से। 3 वेक्टर का मैक्सिमम आउटपुट कितना होता है मालूम है आपको? सर ए प्लस बी प्लस सी सी। तो कौन सा 3 लेंगे? सर जैसे जो मैक्सिमम वाले को हम एंड में लेंगे, फिर जैसे फर्स्ट में 5, सुनो 10 और 30। सुनो सब सुनो। अगर 4 वेक्टर का सम 0 है, यही कहानी है मोरल ऑफ द स्टोरी सब में, है ना? 4 वेक्टर के सम 0 है कि नहीं, 0 हो सकता है कि नहीं, ये चेक करना है। तो कॉमन सेंस क्या, और हम लोगों को 2 वेक्टर की कहानी पता है, तो कॉमन सेंस से 4 में से कोई 2 वेक्टर का सम बाकी बचे 2 वेक्टर के सम को अगर कैंसिल कर दे तो 0 हो सकता है ना? यस सर। बहुत तरीका है सॉल्व करने का। मैं 2 वेक्टर का सम सिखाया हूं, तो मुझे वो उसको यूज करके आपको प्रैक्टिस कराना है। तो इस चारों में से कौन सा 2 ले लूं? 5, 10, 30, 50 में से जो 2 बोलो मैं ले लेता हूं। एनी 2 बोलो, कौन सा 2 लूं? नहीं बोलो। 30, 50 ले लेते हैं। तो 30 और 50 लेके मिनिमम 20 और मैक्सिमम 70 बनेगा। तो बच गया 5 और 10। इस 5 और 10 से मैक्सिमम 80 होना चाहिए ना? हाँ, 50 प्लस 30 80। अच्छा 80 5 और 10 मिलके मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 होगा। तो ये वाला पेयर मतलब 5 और 15 के बीच का कोई भी 20 और 80 के बीच के किसी को कैंसिल कर सकता है क्या? हाँ सर। नहीं कर सकता। कैसे करेगा? ये 20 से 80 के बीच में है इंक्लूडिंग बोथ, और ये 5 और 15 के बीच में है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे कैंसिल कर सकता है? समझा? 2 वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कब करते हैं? जब इक्वल अपोजिट होते हैं। यस सर। तो 30 और 50 को मिलाकर कोई भी वेक्टर बने, उसका मैग्नीट्यूड 20, 80 के बीच होगा। 5, 10 मिला के जो भी बने उसका मैग्नीट्यूड 5, 15 के बीच में होगा। तो ये जो दो दो के रिजल्टेंट का पेयर लिया है, ये कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा। यस सर। यस सर। सी ऑप्शन। कोई 2 ले लो। 40, 40 ये 0 और 80 के बीच होगा। और ये 110 और 290 के बीच होगा। फिर ये वाला कभी इसको कैंसिल कर सकता है? नहीं सर। नो सर। ये भी नहीं होगा। इसमें आ जाओ। इसमें पेयर ये ले लो, मान लो कोई भी 2 ले सकते हो। तो ये मिलाकर 20 और 60 होगा। यस सर। और ये दोनों मिलाकर मिनिमम 80 और मैक्सिमम 100 हो सकता है। यस सर।
तो इन दोनों का पेयर मिला के 60 से ज्यादा नहीं हो सकता, इन दोनों का पेयर मिला के 80 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये कभी कैंसिल आउट नहीं होगा। Yes, sir. इसमें देखो 5 9 9 16, जो मन करे वो ले लो, मान लो 9 9 ले लिया, तो ये पेयर 0 और 18 के बीच देगा कुछ तो, Yes, sir. और ये 11 से 21 के बीच देगा। Yeah. यहाँ कैंसिल हो सकता है, 0 और 18 के बीच में अगर 11 से ज्यादा है कुछ तो कैंसिल हो सकता है ना, यस Yes. तो बी आंसर होगा। समझ आया सबको? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. नेक्स्ट, ऐसे देखो, सपोज ए से बी ये एक वेक्टर है, बी टू सी एक दूसरा वेक्टर है, सी टू डी एक तीसरा वेक्टर है, डी टू ई एक चौथा वेक्टर है। ठीक है, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं मान लो। तो कॉमन सेंस कहता है कि ए बी सी डी सबका सम ए टू ई ऐसा होगा। हाँ या ना? ऐसे सोचो, दूसरा तरीका, कोई ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, मतलब ए से ई गया। सबका कुछ। Yes, sir. तीसरा तरीका, अगर ये भी नहीं समझ आया तो तुम लोग फॉर्मूला वाले आदमी हो, तुम लोगों का जिंदगी फॉर्मूला में बीत गया, फॉर्मूला वाले आदमी से समझो। ये जो ए टू सी है इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं। यस सर। फिर ट्रायंगल ए सी डी में जो ए टू डी हो गया ये ए प्लस बी प्लस सी होगा। यस सर। फिर ट्रायंगल ए डी ई में ऑटोमेटिकली ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। यस। यस सर तो ये वाला प्रूफ समझ आया? Yes, sir. तो इस कॉमन सेंस का नाम है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वैसे ये कॉमन सेंस है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और ध्यान से देखोगे तो ये भी कुछ और नहीं, ट्रायंगल लॉ को ही कहने का अलग तरीका है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं, कॉपी कर लो।
लिख लिए? Yes, sir. एक और कॉमन सेंस, एक और कॉमन सेंस देखिए, दैट इज नोट नंबर 3। कोई भी क्लोज्ड लूप हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो, मुझे मतलब नहीं, कोई भी क्लोज्ड लूप अगर होगा, जैसे एक तो ट्रायंगल ले लो, एक ये ले लो, कोई भी क्लोज्ड लूप ले लो, एक और कोई शेप मुझे दिख नहीं रहा है, चलो ये ले लो। कैसा भी हो सकता है, किसी भी शेप साइज का। एक मैं मुझे ड्रॉ, अच्छा पहले इतना ही देखो। अगर ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ए बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा? Yes, sir. होगा पक्का? यस सर। कैसे? सर क्योंकि ए से जो निकल रहा है वो वापस वहीं पे आ रहा है। हाँ मतलब जो सी है वो माइनस ऑफ ए प्लस बी है, हाँ तो कि हाँ अगर सर। मैं सी के डायरेक्शन को उल्टा कर दूं तो ए प्लस बी हो जाएगा। Yes, sir. वैसे ही सेकेंड डायग्राम में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0 होगा। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो इसमें भी अगर मैं इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इसको सी कह दूं, इसको डी कह दूं, तो इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0 होगा। यस तो कैसा भी हो सकता है, रेगुलर इरेगुलर कुछ भी। ये सारे एग्जाम्पल देख के ऐसा लगता है कि अगर एक क्लोज्ड पॉलीगन हो, तो क्लोज्ड पॉलीगन में अगर हम एक ही ऑर्डर में चलें तो जितने भी साइड्स हैं उस साइड्स के सारे वेक्टर का सम 0 होगा। Yes, sir. तो अगर कोई क्लोज्ड पॉलीगन है जिसका हर साइड वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है इन सेम ऑर्डर, तो उसका सम 0 होगा। Yes, sir. पॉलीगन कितने भी शेप साइज का हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो, नहीं मतलब है ना? समझ आया कि नहीं? Yes, sir. तो समेशन ऑफ ऑल वेक्टर I इज इक्वल टू 1 to n, ये 0 होगा इन अ क्लोज्ड साइक्लिक पॉलीगन। ये कॉमन सेंस समझ आया? Yes, sir. उस कॉमन सेंस को कॉपी कर लो।
सर आपने आपने नीचे क्या लिखा वो रीड आउट कर सकते हो एक बार लास्ट summation of vector is equal to 0 in a closed cyclic polygon. जो समेशन का सिंबल है हम्म, आगे बढ़ूं? हाँ सर वही क्वेश्चन करो। आया कुछ? बोलो। 10 मिनट रहेगा किस पाथ पर जा रहा है ये? कैसा पाथ है इसका? ट्रायंगल। कैसा पाथ आया? देख इधर, ट्रायंगल में कैसे 60 डिग्री से घूमेगा बताओ? पॉसिबल है?
किस पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है? पॉइंट ए से चलना शुरू किया, पॉइंट बी पर पहुंचा। अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। समझ रहा है कुछ तुम लोग? ओ भाई साहब, Yes, sir. तो 60 डिग्री से लेफ्ट टर्न लिया, फिर 10 मीटर चला, 10 मीटर चलने के बाद फिर 60 डिग्री से लेफ्ट टर्न लिया। तो वैसे क्या, 10 मीटर फिर चला और फिर 60 डिग्री से लेफ्ट टर्न लिया, है ना? फिर आगे गया, फिर 60 डिग्री से लेफ्ट टर्न लिया, फिर आगे गया, 60 डिग्री से लेफ्ट टर्न लिया। यही कहानी चल रही है ना? ट्रायंगल नहीं होगा, ये बात समझ आ रही है? यस सर। ट्रायंगल कब होता? जब 120 डिग्री से टर्न लेता। बोलो। यस सर। यहाँ से इधर चला गया तो अपनी रास्ते से कितना टर्न लिया? 120 डिग्री लिया ना, 60 डिग्री थोड़ा ना लिया। समझ आ रहा है? अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 120 डिग्री का टर्न लेता रहेगा, तो हेक्सागोनल पाथ होगा। ये बात क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और ये अगर क्लियर हो गया तो देखो, जस्ट आफ्टर 7 सच टर्न पूछा है, तो कहीं से शुरू करो। मान लो मैंने यहाँ से शुरू किया, ए से, तो ए से बी पर गया, पहली बार टर्न लिया। बी से सी पर गया, दूसरी बार टर्न लिया। फिर तीसरी बार यहाँ टर्न लिया, फिर चौथी बार यहाँ टर्न लिया, पांचवी बार यहाँ टर्न लिया, छठी बार यहाँ टर्न लिया, और सातवीं बार फिर यहाँ टर्न लिया। ऐसा है? Yes, sir. Yes, sir. शुरू कहाँ से किया था चलना? A. यहाँ से। तो 7th टर्न के बाद कितनी दूर है? 10 meter. 10 मीटर। 20 meters. No, sir. ठीक है। सर 7th पे भी तो टर्न लेता है ना? हाँ, तो लिया टर्न। सर तो उसका 20 मीटर आएगा ना? ओ भाई साहब, 20 कैसे आएगा? 20 तो तब भी नहीं आएगा ना। जस्ट आफ्टर 7 टर्न मतलब 7वीं बार टर्न लिया तब। ये नहीं पूछा है कि जस्ट बिफोर 8th टर्न, ये नहीं पूछा है। ओके. ठीक है। नंबर 2, जो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जस्ट बिफोर 8th टर्न, तो भी 20 नहीं होता, फिर ये डिस्टेंस होता। ए से 2 तक मिलाने वाला लाइन 20 तो तब भी नहीं होता। समझ आया? हाँ सर. आगे बढ़ूं? यस सर. लिख लिया होगा सबने?
ये तीनों क्वेश्चन कोशिश करो, सिंपल सा है। सर थोड़ा जूम कर सकते हो, उसमें एरोस ठीक से नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है सारे एरो? यस सर। हो गया सबका? बोलिए। यस सर। फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीनों हो गया?
यस सर। यस सर। क्या आंसर आए? सर फोर्थ का डी आया। फिफ्थ और सिक्स का? फिफ्थ का ए फिफ्थ का आया। फिफ्थ का ए, सिक्स का? सिक्स्थ का डी। वेरी गुड। हो गया सबका? देखो, जिसका नहीं हुआ इधर देखो, इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस ई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यस सर। तो ई क्या हो गया? माइनस ऑफ ए प्लस बी हो गया। हो गया? यस सर। इस वाले ट्रायंगल में ए प्लस सी इज इक्वल टू डी लिख सकते हैं। तो डी माइनस सी ए हो गया। बोलो। यस सर। यस सर। और सिक्स्थ में है ई प्लस डी माइनस सी। तो ई ऊपर निकाला है, माइनस ए माइनस बी, और डी माइनस सी फिफ्थ में निकाला है ए के बराबर। तो ये माइनस बी हो गया। यस सर। आया समझ में सबको? Yes, sir. आगे बढ़ूं? एक मिनट सर. हाँ सर, डन. किसी भी वेक्टर को अगर हम पैरेलली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताया था पिछली बार। हाँ सर। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वाला वेक्टर ए प्लस बी है। कोई दिक्कत? ये तो पढ़ चुके हैं पहले भी। Yes, sir. और ये वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। पढ़ चुके हैं ये पहले। अब देखिए, मैंने कहा कि वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए। तो वेक्टर बी को उठा के यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो पैरेलली शिफ्ट किया तो ये एंगल भी थीटा होगा। यस सर। और ये वेक्टर बी के बराबर होगा एग्जैक्टली, न कम न ज्यादा। यस सर।
तो हम ऐसा कह सकते हैं अब ये रेड वाला लाइन अभी भी a प्लस बी होगा। यस सर। और ट्रायंगल लॉ में ये जो अल्फा बनाया था वो ये अल्फा होगा, है ना। देखो ट्रायंगल लॉ का फोटो, ये बी वाली लाइन नहीं है, बाकी तो सब कुछ वही है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये सब निकाला था ना। यस सर। तो हम लोगों को a प्लस बी का लेंथ जो आया था वही रहेगा, नया कुछ भी नहीं है। यस सर। और जो tan अल्फा का फॉर्मूला मिला था वो भी वही रहेगा, नया कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई डायग्राम तो नया बना ही नहीं ना, सब कुछ वही है। यस सर। लेकिन इससे एक बात ये समझ आया कि अगर हम लोग दो वेक्टर को किसी एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से भी अगर रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाएगा वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यस सर। तो ये वेक्टर को ऐड करने का दूसरा ज्योमेट्रिकल मेथड है जिसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। बट मैं फिर कह रहा हूं ये कोई नया लॉ नहीं है, ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल लॉ ही है ना। तो किसी भी लॉ से आप किसी चीज को ऐड करो, कितने भी लॉ से, आंसर थोड़े ना चेंज हो जाएगा, आंसर तो वही रहेगा। यस सर। लेकिन लॉ कौन सा यूज करना है तो वो क्वेश्चन देख के डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के डायग्राम में पैरेललोग्राम बना हुआ है या ट्रायंगल बना हुआ है, या क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे ट्रायंगल ड्रॉ करना आसान लगता है या पैरेललोग्राम ड्रॉ करना आसान लगता है। दोनों में से कुछ भी करेंगे आंसर तो वही आना है। जैसे अलजेब्रा में हम लोग पढ़े हैं तो 1/2 प्लस 1/4 कोई पूछे तो तुरंत मेरे दिमाग में आएगा 0.5 प्लस 0.25, 0.75 बोल देंगे ना। यस सर। Yes, sir. लेकिन यही कोई पूछे 1/3 प्लस 4/6 तो अब क्या करेंगे, 3 6 का एलसीएम लेंगे और फिर सॉल्व करके बताएंगे, है ना। यस सर। तो एलसीएम वाले मेथड से जाएं या डेसिमल में लिख के फिर ऐड करें, आंसर तो सेम ही होना है। लेकिन पहले टाइप का क्वेश्चन देख के मुझे डेसिमल स्ट्राइक किया, क्यों, क्योंकि 1/2 और 1/4 का परफेक्ट डेसिमल याद है। यस सर। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन को देख के मुझे वो एलसीएम वाला मेथड स्ट्राइक किया, है ना। तो Yes, sir. तो दोनों मेथड करेक्ट है, मेथड गलत नहीं है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या स्ट्राइक करता है उसके हिसाब से अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ठीक वैसे ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज जस्ट अनदर मेथड टू ऐड वेक्टर्स geometrically. It is easier when I mean looking at the question, drawing a parallelogram is more convenient. Clear है, यस सर। कॉपी कर दीजिए इसको। वैसे दोनों में डिफरेंस क्या है? अब इतनी कहानी सुनाई, कुछ सुना, कुछ समझा कि नहीं। हाँ मैंने सर, कहा कि 1/2 triangle प्लस 1/4 के ऐड करने का तरीका
या 1/3 प्लस 2/6 को ऐड करने वाला तरीका, दोनों में क्या है, एक में एलसीएम लेके ऐड करते हैं, एक में डेसिमल से ऐड करते हैं, है ना। हाँ अब मैं पूछता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है, वो तो पढ़ चुके हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बताओ। इसका बाद में, वेक्टर बाद में पढ़ेंगे, छोड़ दो। मुझे बताओ कि 1/2 प्लस 1/4 को मैं 0.5 प्लस 0.25 इक्वल टू 0.75 लिख दिया, और 1/3 प्लस कुछ भी 3 जो भी 3/6 जो भी कर दो, उसमें पहले एलसीएम लिया, फिर न्यूमरेटर लिखा, फिर आंसर तक पहुंचे। दोनों में डिफरेंस क्या है? बस मेथड अलग है। बस में आंसर तो सेम आएगा, दोनों में से कोई भी मेथड यूज करो। हाँ सर। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में एलसीएम लेना है, ये क्यों स्ट्राइक किया? क्योंकि 1/3 का परफेक्ट डेसिमल याद नहीं है या हैबिट में नहीं है, यस सर। है ना। तो ठीक वैसे ही क्वेश्चन देख के अगर ट्रायंगल स्ट्राइक करता है तो ट्रायंगल बना लो, पैरेललोग्राम स्ट्राइक करता है दिमाग में तो पैरेललोग्राम बना लो। जो ट्रायंगल से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वो पैरेललोग्राम से भी होगा, जो पैरेललोग्राम से हो सकता है वो ट्रायंगल से भी होगा। ओके सर। हो गया, आगे बढ़ो। यस सर। सबका हो गया? अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अगर मुझे वेक्टर को ऐड करने आता है तो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने भी आता है। कैसे? तो देखिए, अगर मुझे a माइनस बी ढूंढना है तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस ऑफ माइनस बी, यही मतलब हुआ। यस सर। तो ऐसे समझ, सपोज ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो ये
ए प्लस बी होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को? ये तो मालूम है ना सबको? Yes, sir. ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। अब ये अगर बी है इसका मतलब ये हुआ कि इतना ही इक्वल अपोजिट मैं इसके पीछे ड्रॉ कर दूं ऐसा, इसी लेंथ का, तो ये माइनस बी हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। अब मैं ए और माइनस बी को ऐड कर दूं। अब अगर मैं ए और माइनस बी को ऐड कर दूं तो ये बनेगा, ये मेरा ए माइनस बी हो गया। यस सर। अब बताओ कि अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखूं या मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ या ना? हाँ सर। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा? वन 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। Yes, sir. यस सर। तो अगर मुझे मॉड ए माइनस बी बताना है, ध्यान से देखना तुम लोग, तो मतलब ए और माइनस बी को ऐड करना है। तो जो मेरे पास फॉर्मूला है उसके हिसाब से ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ माइनस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ माइनस बी into cos of angle between them, that is 180 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा होगा। यस यस सर। सर। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाया, नया कुछ नहीं किया। तो ये हो गया मॉड ए स्क्वायर, और ये तो मॉड बी के बराबर ही होगा, मॉड ऑफ माइनस बी। Yes, sir. कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? बोलो। Minus cos theta. माइनस कॉस Cos थीटा। माइनस कॉस थीटा। 2 लेक्चर हुआ है, अभी से सब भूल गया। 2 लेक्चर में ये हाल है, पूरी फिजिक्स पढ़ोगे तो क्या होगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले में कुछ भी नया नहीं है, याद रखने में बहुत आसान है कि केवल cos थीटा को माइनस cos थीटा से रिप्लेस कर देना है। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बन गया है ना। Yes, sir. और ये a माइनस बी वेक्टर वेक्टर a से कितना एंगल बनाएगा? अल्फा एंगल। तो उसमें जो tan अल्फा का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला में
मुझे थीटा की जगह 180 माइनस थीटा पुट करना है। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था? मॉड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ऐसा था फॉर्मूला। यस सर। तो इसमें b को माइनस बी से और थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? मॉड ए माइनस मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए माइनस मॉड बी कॉस थीटा। तो ये मुझे वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कंप्लीट फॉर्मूला मिल गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी, है ना? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? सर आप वो tan अल्फा वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो, आपकी आवाज कट रही थी। tan अल्फा में वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला मालूम है? मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। यस सर। तो मॉड बी में कोई चेंज नहीं होगा। यस सर। थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस करोगे तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, यस सर। बट कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। यस सर। तो बस हाँ ठीक है सर, समझ गया। थैंक यू सर। कॉपी कर लीजिए इसको। लिख लिए? सर मेरे को एक डाउट था, वो ऊपर आपने जब भी वो क्लोज लूप वाला बताया था वो समेशन के यहाँ पर में, तो वो आई जो लिखा था उसका मतलब क्या था? मतलब लूप का कितना भी साइड हो सकता है, 1 to n लिख दिया होगा मैंने, नीचे 1 लिखा होगा ऊपर n। अच्छा आई ओके। नंबर ऑफ साइड है।
अगर ओके सर, ओके 3 है तो 1 2 3 होगा आई का वैल्यू, 4 ओके है सर, तो 1 से लेकर 4 तक होगा। ओके सर। आगे बढ़ूं? यस सर। लिख लिया सबने? चलो क्वेश्चन पर। आया आंसर? यस सर। क्या आया? डी। और किसी को कुछ आया? सर डी है। और कोई? सर डी। सबको डी आया?
चलो देखते हैं। A particle is moving westward with a velocity 5 meter per second. मतलब ये है मेरा v1 वेक्टर, है ना। The velocity changes to v2 5 meter per second northward, यही है ना। अब इसकी वेलोसिटी हो गई नॉर्थवर्ड, मतलब ऊपर की ओर। ये v2 हो गया, हो गया। बोलो। यस सर। मुझे क्या चाहिए, v2 माइनस v1। तो v2 नॉर्थ है, v1 किधर है, वेस्ट में। तो माइनस v1 किधर होगा, ईस्ट में होगा। तो ये माइनस v1 हो गया। इन दोनों को सम करना है, तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इन दोनों को सम करेंगे तो यही मेरा v2 माइनस v1 होगा। होगा ऐसा, बोलना। इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो ये 5√2 हो जाएगा। बोलो, अरे बोलो तो सही। यस सर। यस सर। तो v2 माइनस v1 जो कुछ भी है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन किधर दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है। वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है तुम्हें। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो इधर ईस्ट होगा ना। आया समझ में यस सर। यस सर। का। कोई डाउट किसी को। आगे बढ़ूं। यस सर। नेक्स्ट। इसको कोशिश करो।
आया आंसर? बोलो बेटा। बोल तो सही। समझ नहीं रहा है क्वेश्चन यार, थोड़ा आगे। क्या आया आंसर? चलो देखो इधर, कह रहा है दो फोर्सेस है, एक 10 और एक P, एक वेस्ट में लगता है ऐसे, और कहता है कि इसका क्या बोल रहे हो? सर मेरे को लगा क्या बोल रहे हो? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। किसी को कुछ आंसर आया? कुछ तो हाँ ना बोलोगे ना भाई। चल देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट नॉर्थ में है ऐसा बोला है। यस सर। कॉमन सेंस है देखो, एक वेक्टर ये है 10, दूसरा वेक्टर कहीं ये है P, सच दैट इन दोनों का रिजल्टेंट नॉर्थ में, मतलब ऐसा हो, यही मतलब हुआ ना? यस सर। इसका मतलब है कि अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो ये रेड लाइन मेरा डायगोनल होगा। यस। इतना चिंदी क्वेश्चन नहीं करते हो। ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, बोलो। यस सर। ये P यस ढूंढना है, तो ये पैरेललोग्राम है तो ये भी 10 होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 10/P दिख रहा है? यस सर। अच्छा नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पूछा है तो P भी क्यों लूँ मैं? साइन क्यों लूँ? मतलब मुझे ये रेड वाली लाइन निकालनी है ना, ये जो रेड वाला लाइन का लेंथ है यही रिजल्टेंट होगा। यस सर। तो इस ट्रायंगल में दिख रहा है P/B, tan थीटा ले लेता हूँ। tan 30 डिग्री इज 10/R, तो R कितना हो गया? 10√3 हो गया। बोलो। यस सर। यस सर। एक लाइन का क्वेश्चन का पता नहीं क्यों फिर लगे मुझे तुम लोग। आगे बढ़ूं? यस सर। लिख लिया सबने? चलो इतनी करो।
ये वाला कोशिश कीजिए। आया कुछ? बोलो तो। सर ऑप्शन सी आया। सही होगा, देखते हैं। मॉड बी को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो मॉड ए मेरा 2x हो जाएगा। यस सर। सो मॉड ऑफ ए प्लस बी ये क्या होगा? रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू x इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम।
ऐसा होगा। यस सर। तो ये हो गया रूट के अंदर 5x² प्लस 4x² कॉस थीटा। हुआ ऐसा। बोलो। यस सर। मॉड ऑफ a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा? तो 5x² माइनस 4x² कॉस थीटा। हो जाएगा ऐसा। यस सर। अब लिखा है मॉड ऑफ a प्लस बी इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ a माइनस बी। ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। तो दोनों ओर स्क्वायर कर दो। तो मॉड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज 1/4 ऑफ मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही होगा ना? यस सर। मतलब 5x² प्लस 4x² कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 5x² माइनस 4x² कॉस थीटा। होगा? बोलिए। यस सर। तो सारे x² कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा होगा। यस सर। यस सर। तो 20 cos थीटा इज माइनस 15। तो cos थीटा इज माइनस 15/20, दैट इज माइनस 3/4। ऐसा होगा। तो थीटा इज cos इनवर्स -3/4। ये आंसर होगा मेरा। उनका कुछ यस सर। सी आंसर आया समझ में सबको? यस सर। तो कॉपी कर लो, और जैसे जैसे हो जाता है आप लोग जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपको इसका असाइनमेंट और होमवर्क ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है? चलो बाय। स्क्रीन ऑन रहेगा, लिखते रहो आप लोग। जब सब चले जाएंगे तब मैं स्क्रीन ऑफ करूँगा।